हेलो फ्रेंड्स, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक बार उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में हमने एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, उनके टाइप्स और फिर टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एग्री टूरिज्म। देखिए, एग्री टूरिज्म क्या होता है? एग्री टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म है जिसमें क्या होता है, जो टूरिस्ट होते हैं वो फार्म्स में या फिर एग्रीकल्चरल विलेजेस में जाके रहते हैं वहाँ पे। और उनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का, कि फार्मिंग कैसे की जाती है, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो इसे क्या कहते हैं हम? एग्री टूरिज्म। देखिए, एग्री टूरिज्म को और अच्छे से समझते हैं। If sufficient land is available, the emerging field of agritourism would be a good business. देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारी जमीन है खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, तो एग्री टूरिज्म जो है वो एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। Plantlets of flowering, medicinal, ornamental, vegetable plants and fruit trees can be produced on a large scale by the tissue culture technique. और अब हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, मतलब हम खेती कर सकते, फार्मिंग कर सकते। तो उसी में अगर हम टिश्यू कल्चर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्नामेंटल होते हैं, या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिससे दवाइयाँ बनती है, या फिर वेजिटेबल्स, उनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा सकते हैं। एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट्स फुल्ली अ सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप। और इस तरह से जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाया वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, तो इस तरह से हम एक एग्री टूरिज्म का एक सेंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो फ्रूट्स है, जिन मतलब जो ज़्यादा प्रोड्यूस होते, तो वो है, देखो, मैंगो, चीकू, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज है। फिर ऑर्नामेंटल है, जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाई गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये जो है कुछ प्लांट्स है जिसकी मतलब प्रोडक्शन होता है एग्री टूरिज्म के अंदर। और यहाँ इस डायग्राम में देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में जैसे कि आप देख सकते हैं, सम ऑफ द फ्रूट ट्रीज इन एग्री टूरिज्म सेंटर। तो यहाँ पे बनानाज है, और ये भी ट्री ग्रेप्स जो है, तो ये दी है इनकी इमेजेस। तो इस तरह से हम एग्री टूरिज्म को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस। देखिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री। अभी एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है दोस्तों? देखिए, हमें जो एनिमल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया या फिर एग्स हो गए, मीट हो गया, तो उन प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है उन सब चीज़ों को मैनेज करना। देखिए, इन इंडिया एनिमल हस्बेंड्री इज प्रैक्टिस्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड यूजिंग the cattle as help in farming operations. Example, cows and buffaloes are raised for milk and bulls and male buffaloes for pulling the heavy loads. देखिए, एनिमल हस्बेंड्री तो आपको पता है क्या है। जो एनिमल से मिल्क मिलता है, जो भी प्रोडक्ट्स, उनको मैनेज करना, और जो एनिमल्स है उनसे मतलब फार्मिंग में हेल्प करवाना, मतलब उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है। जैसे कि देखिए, अभी काउज जो है उनका मिल्क प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, मतलब मिल्क उन्हीं से मिलता है ना हमें, काउज से। और फिर उन्हें और किससे, मतलब फार्मिंग ऑपरेशंस, उनमें भी काऊ को यूज़ कर सकते हैं हम। और बफेलो जो होते हैं उन्हें मिल्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बुल्स होते हैं, जो मतलब मेल बफेलोज, उन्हें हम हेवी लोड्स उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल इंडियन वेराइटीज ऑफ काउज लाइक सहीवाल, सिंधी, गिर, लाल कंदारी, देवनी, खिल्लारी, डांगी एटसेट्रा, and exotic varieties like Jersey, Brown Swiss, Holstein etc. are kept for their milk. देखिए, अब जो काउज होते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे लोकल इंडियन काउज, सहीवाल, सिंधी, ये जो है, तो इनको क्या है, उनके मतलब मिल्क के लिए उन्हें क्या कहते हैं हम उन्हें, उनको सपोर्ट किया जाता है, मतलब उनको फीड किया जाता है कि वो अच्छा मिल्क दे। तो ये सब टाइप है जिनका अलग अलग, मतलब वो उनके मिल्क के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ये जो काउज देखी हमने, जर्सी, ब्राउन स्विस एटसेट्रा। प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज नेसेसरी फॉर अ क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क। तो जो कैटल होती है, हमारी जो काऊ है, तो उसकी अगर हम मतलब उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, और तो हमारा क्या होगा, जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ेगा। अगर हम उसको अच्छा फीड करेंगे तो मिल्क की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है
जिससे हम उन्हों मतलब अच्छा क्या कह सकते हैं उन्हें क्लीन, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए अच्छा चाहिए क्वालिटी, तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट है अ बैलेंस डाइट दैट इज विच इंक्लूड्स ऑल कंटेंट्स ऑफ फूड शुड बी गिवन टू कैटल. इट मस्ट इंक्लूड फाइबर रिच कोर्स फूड फॉडर एंड सफिशिएंट वाटर. देखिए अगर हम काऊ को बैलेंस डाइट देंगे हमें, जिसमें कि प्रोटीन्स होंगे, फाइबर्स होंगे और सफिशिएंट वाटर भी होगा, तो हमारा क्या होगा, एक तो काऊ अच्छी होगी, मतलब हमें जो मिल्क मिलेगा उससे वो क्लीन होगा, और एक तो ज़्यादा भी होगा, तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और क्वालिटी भी बढ़ गई. सेकंड पॉइंट है द कैटल शेड शुड बी क्लीन एंड ड्राई विथ प्रॉपर वेंटिलेशन एंड रूफ. अब देखिए जहाँ पे काउच जो रहती है, तो उस जगह को हमें क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, और उस पर एक अच्छा सा रूफ होना चाहिए ड्राई, क्योंकि फिर मतलब उसको कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो काफ़ी क्लीन रहेगी काउ, तो उससे हमारा मिल्क जो मिलता है हमें वो भी अच्छा रहेगा. कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड. देखिए और इन्हें रेगुलरली वैक्सीनेटेड किया जाना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें कोई भी क्या कह सकते हैं बीमारी नहीं होगी, वो अच्छी रहेंगी, उनकी हेल्थ का भी इससे प्रोटेक्शन होगा. देखिए कुछ यहाँ पे बफेलोज दिए हुए, कई कुछ काउस दिए हैं डायग्राम में. तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग. rearing of egg and meat yielding chickens is called poultry farming. देखिए पोल्ट्री फार्मिंग का सिंपली मतलब क्या है, जो चिकन्स होते हैं हमारे, उनसे हमें क्या मिलता है, एग्स मिलते हैं और मीट मिलते हैं. तो एग्स और मीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिंपली चिकन्स को रेज करना, मतलब उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाना, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो उसकी मदद से एक नए वेराइटीज बनाना इन मुर्गियों की, उसे क्या कहते हैं हम, पोल्ट्री फार्मिंग. अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वेराइटीज from a cross between Indian varieties like asil and exotic varieties like leghorn are as follows. तो देखिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, जिनकी मदद से हम इनको रेज करते हैं, सिंपली मतलब पोएट्री फार्मिंग करते हैं, उनसे क्या एक इंडियन वेराइटी मिलती है हमें, जिससे असील होगा, और एक एक्जोटिक वेराइटी है जिसे लेघॉन कहते हैं. तो मतलब पोएट्री फार्मिंग के पीछे का मकसद क्या है हमारा, वो देखते हैं. टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिकन इन लार्ज नंबर. देखिए सिंपली चिकन्स को प्रोड्यूस करने के लिए गुड क्वालिटी चिकन्स लार्ज नंबर में बनाने के लिए. दूसरा पॉइंट है टू डेवलप द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. अब जो चिकन्स होते हैं उन्हें हाई टेम्परेचर में भी वो रह सके, इस एबिलिटी को भी उनके अंदर डेवलप करना, ये भी इसके पीछे का एक मकसद है. थर्ड पॉइंट है टू यूज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एज पोल्ट्री फीड. अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनको एज अ पोल्ट्री फीड यूज करना, ये भी एक इसका मकसद है. रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशीर, Plymouth Rock, Black Rock are varieties of chicken reared for eggs as well as meat. देखिए अब जो कुछ यहाँ पे वेराइटीज दिए, जैसे ब्लैक रॉक, प्लेमाउथ रॉक, तो ये जो वेराइटीज हैं चिकन्स की, उनसे क्या मिलता है हमें, एग्स मिलते हैं और मीट मिलते हैं ज़्यादा तौर पे, मतलब उनसे ज़्यादा मिलते हैं बाकी के कंपैरिजन में, तो उसे रेज किया जाता है इस तकनीक में. और जो पोल्ट्री फार्मिंग है तो उसमें सिंपली दो टाइप्स होते हैं, एक लेयर्स और एक होता है ब्रॉयलर्स. लेयर्स में क्या होता है, ऐसे चिकन्स को रेज किया जाता है जिनसे हमें एग्स मिले ज़्यादा तरीके से, जैसे कि एग्जांपल है देखिए लेघॉन, मिनोरका, एनाकोना, लेमन, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. और जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनसे क्या सिंपली उन्हें किस तक मतलब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है, चिकन्स रेज फॉर मीट, मीट के लिए जिनका प्रोडक्शन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम, ब्रॉयलर्स कहते हैं, जैसे कि ब्राह्मा, लॉन्ग, कोचीन, असील एटसेट्रा. अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेरिकल्चर. देखिए सिल्क वर्म्स आर रियर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वर्म्स होती है उनको सिंपली बढ़ाया जाता है, उनका प्रोडक्शन, उसे क्या कहते हैं, सेरिकल्चर. बॉम्बिक्स मोरी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैरायटी फॉर दिस पर्पज. अब जो बॉम्बिक्स मोरी ये जो वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा इस सेरिकल्चर में यूज की जाती है. द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, नेमली एग, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट. देखिए इन एग से सिंपली ये जो वर्म है फाइनली इस स्टेज तक पहुंचने के लिए उनके बीच में कुछ स्टेजेस है, जिससे कि इसे लार्वा स्टेज कहते हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम, ये जो है पुपा स्टेज कहते हैं इसे, और फाइनली ये वर्म तैयार हो जाती है, बनती है. देखिए thousands of eggs deposited by female moths are incubated artificially to shorten the incubation period.
देखिए, इंक्यूबेशन मतलब क्या, अंडों से इनका बनना, मतलब वर्म्स का जन्म लेना मान लीजिए। तो उस पीरियड को कम से कम किया जाता है, इंक्यूबेशन को आर्टिफिशियली किया जाता है। इन एग्स को कलेक्ट किया जाता है पहले, और उसके बाद इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसे काफ़ी कम किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है इनकी लार्वे, उसे क्या कहता है, मतलब लार्वे हेजिंग आउट ऑफ एग्स आर रिलीज्ड ऑन मलबरी प्लांट्स। एक मलबरी प्लांट होता है, ट्री होता है, उस ट्रीज के जो लीव्स है उन पे फिर इस स्टेज में, लार्वा स्टेज में, इस वर्म्स को डाल दिया जाता है। Larvae are nourished by feeding on mulberry leaves. After feeding for 3-4 days, larvae move to branches of mulberry plant. The silk thread is formed from the secretion of their salivary glands. देखिए, अब ये जो लार्वा स्टेट में जो वर्म्स होते हैं, उनको 3-4 दिन उस पर फीड किया जाता है मलबरी प्लांट पे, और उसके बाद वो वहाँ से इसकी जो ब्रांचेस होती है मलबरी प्लांट की, वहाँ पे मूव करती है, और फिर जो सिल्क है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। द सिल्क थ्रेड इज फॉर्म फ्रॉम सिक्रेशन ऑफ देयर सेलेवरी ग्लैंड्स, और इनकी जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती है उनसे फिर थ्रेड बनती है, सॉरी, सिल्क थ्रेड बनती है। लार्वे स्पिन दिस थ्रेड अराउंड देमसेल्व्स टू फॉर्म कोकून। द कोकून में बी स्फेरिकल इन शेप। तो इससे एक, मतलब जो सिल्क बनता है, कोकून बनता है लार्वे की वजह से। ये जो लार्वे होता है, मतलब एग्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वर्म्स की, उसे क्या कहते हैं, लार्वे। तो इस तरीके से जो सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है दोस्तों, इसे बेसिकली सीरीकल्चर कहा जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।